हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल उपवन एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 6 है आपका बैंकिंग, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर को डिस्कस करने, ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट 3 है आपका। पार्ट 3 है कौन सा, बैंकिंग का। तो इस चैप्टर को समझने से पहले जो 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है उसको जाके अच्छे से देख लेना, तो ये पार्ट क्या आएगा, समझ में आएगा। और उस 2 पार्ट को देखने से भी पहले जो मनी का चैप्टर मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले, उसको जाके क्या कर लेना, समझ लेना, तो चीज़ें क्या आएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अभी सीधे सीधे लेक्चर समझ नहीं आएगा। अगर पहली बार इस लेक्चर को देखोगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जाके पहले के जो 2 इसके पार्ट हैं तब समझ में आएगा। और बहुत अच्छे से समझना है तो मनी वाला चैप्टर भी क्या है आपको देखना पड़ेगा। तो आइए बिना किसी देरी के अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज है रेपो दर। हम जब पढ़ रहे थे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। केंद्र बैंक क्या है देखा, वाणिज्य बैंक केंद्र बैंक में अंतर देखा क्या है, हमने समझा। हमने ये भी देखा कि वाणिज्य बैंक किस तरीके से वाणिज्य बैंक साख का सर्जन कैसे करते हैं, या जो आरबीआई है या जो केंद्रीय बैंक है या भारत की जो आरबीआई है वो साख का सर्जन को नियंत्रण कैसे करती है, मुद्रा पूर्ति को कम ज़्यादा करके करती है। तो उसमें हमने 2 उपकरण पढ़े थे। एक मात्रात्मक उपकरण था। मात्रात्मक उपकरण का मतलब क्या है, एक क्वालिटेटिव जस्टिस था, सॉरी क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मैंने पहले ही बताया था क्या था, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट था। और दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका गुणात्मक उपकरण था। गुणात्मक उपकरण में क्या होता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट था। तो अभी इसको बाद में देखेंगे। इसको देखने से पहले हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि बैंक रेट क्या है, रेपो रेट। बैंक रेट देखा था हमने, ओपन मार्केट ऑपरेशन देखा था, खुले बाज़ार की क्रियाएं देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही देख लिया था। तो आज जो हम देखेंगे, ये देखेंगे रेपो रेट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, विपरीत रेपो रेट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे सीआरआर क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, इसका प्रभाव देखेंगे। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण क्या हैं। तो ये समझेंगे, ये इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं, खाली समझने का प्रयास करेंगे ये क्या हैं। और इसके 3 जैसे 3 चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे इसमें है ना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वैसे इसमें भी 3 चीज़ें होती है। सीमांत आवश्यकताएँ, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेपो रेट। और इसको समझाने से पहले फिर से मैं थोड़ा सा जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था बैंक रेट, उसको जाके देख लेना। फिर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। बैंक रेट क्या होता है या बैंक दर क्या होता है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई, भारत की कौन है केंद्रीय बैंक, आरबीआई वाणिज्य बैंकों को क्या है, मुद्रा उधार देती है, ऋण पर देती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, बैंक रेट बढ़ जाता है। मैंने बताया था जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो वाणिज्य बैंकों को क्या है, मुद्रा क्या है, ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी, लागत उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा लागत बढ़ जाएगी तो मार्केट में वो मुद्रा का क्या है, पूर्ति कम होगा। मुद्रा की पूर्ति कम होगी क्योंकि लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मुद्रा पूर्ति अगर कम हो गई तो क्या हो जाएगा, मार्केट में जो अपस्फीति की स्थिति होती है, डिफ्लेशन की जो स्थिति है, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसी के विपरीत मैंने बताया था कि जब बैंक रेट कम कर देगा तो वाणिज्य बैंकों को जो है पैसा क्या है, कम लागत पर मिलेगा। तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा का क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब वो मुद्रा की पूर्ति करेंगे तो ब्याज क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। ब्याज सस्ता होगा तो लोग उसकी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। उसकी लोग डिमांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट में मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी। और मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन। क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन। सॉरी, एक चीज़ मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया कि जब बैंक रेट बढ़ता है तो बैंक रेट बढ़ेगा तो मार्केट से क्या है, मुद्रास्फीति कम होगा। क्या होगा, मुद्रास्फीति कम होगा। लेकिन जब क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, मुद्रा पूर्ति जब बढ़ेगा तो क्या होगा, अपस्फीति क्या होगा, कम होगा। तो इसको देख लेना, मैंने पहले भी क्या है, समझाया हुआ है। और दूसरा हमने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। कौन सा देखा था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी खुले बाज़ार की क्रियाएं देखा था। खुले बाज़ार की क्रियाओं में हमने समझने का प्रयास किया था जो आपका केंद्र बैंक है। केंद्र बैंक जैसे आरबीआई है, सरकार की तरफ से क्या करता है, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है, जैसे कागज़ वगैरह मैंने बताया था। तो अभी ज़्यादा नहीं जाऊँगा, खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है। तो जब वो क्या करता है, आरबीआई जो होता है प्रतिभूतियों को बेचता है।
जब आरबीआई मार्केट में क्या करेगा, प्रतिभूतियों को जब बेचेगा तो मार्केट में जो भी लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी का मतलब जो भी तरलता होगा, पैसा होगा, उसको क्या कर लेगा, सोख लेगा। तो मार्केट में क्या हो जाएगा, मुद्रा की कमी हो जाएगी। और वाणिज्य बैंक क्या हो जाए करेंगे, ज़्यादा उन पर पैसा होगा नहीं, तो वो मार्केट में मुद्रा को क्या है, पूर्ति कम होगी, ब्याज की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति की कंडीशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसी के विपरीत ले लोगे, अगर सरकार आरबीआई क्या करती है, केंद्रीय बैंक क्या करती है, प्रतिभूतियों को क्या करती है, बेचती है। जब वो प्रतिभूतियों को बेचेगी तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। जब आरबीआई क्या करती है, प्रतिभूतियों को बेचती है, तो उसके माध्यम से क्या आएगा, उस पर पैसा आएगा। किसके पास पैसा आएगा, आरबीआई के पास। किसके पास पैसा आएगा, आरबीआई के पास पैसा आएगा। तो जब आरबीआई के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, आरबीआई के पास जब पैसा आएगा तो थोड़ा सा आउटसाइडिंग नॉइज़ की वजह से थोड़ा क्या है, रुकना पड़ता है, कभी कभी गली में चिल्लाते रहते हैं, करते रहते हैं, तो उसके वजह से क्या थोड़ा सा बीच बीच में रुकना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बाहर की आउटसाइडिंग नॉइस आ रही है उसको क्या करें, इग्नोर करने का प्रयास करें, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ने का प्रयास करें। तो हम लोग किस पे डिस्कशन कर रहे थे, ओपन मार्केट ऑपरेशन पे। किस पे है, ओपन मार्केट यानी खुले बाजार की क्रियाओं में। जैसे कि मैंने बता दिया था कि जो कौन है, केंद्रीय बैंक है, वो सरकार की ओर से खुले बाजार में क्या करती है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। और पहली कंडीशन, जब वो प्रतिभूतियों को क्या करती है, बेचती है मार्केट में, क्या करती है, प्रतिभूतियों को नहीं, किसी कागज़ को अगर वो मार्केट में बेचेगा तो क्या होगा, जब वो कागज़ को मार्केट में या प्रतिभूति को बेचेगा तो मार्केट से उसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पैसा जब उसके पास आएगा तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी। जब मार्केट में पैसे की कमी होगी तो वाणिज्य बैंक ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा को उधार नहीं दे पाएंगे। जब वो लोग मुद्रा को बहुत ज़्यादा उधार नहीं दे पाएंगे, हाँ, तो वो लोग जब मुद्रा को उधार नहीं दे पाएंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। क्योंकि वाणिज्य बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा लोगों को देने के लिए, तो डिमांड कम हो जाएगी, तो मार्केट में मुद्रा पूर्ति कम हो जाएगी। और जब मुद्रा पूर्ति कम हो गई तो क्या होगा, जब मुद्रा पूर्ति कम हो गई तो मार्केट में जो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। और इसके उल्टा भी हमने समझा, जब अभी क्या कर रही थी, प्रतिभूतियों को बेच रही थी, क्या कर रही थी, बेच रही थी। अब क्या करेगी, प्रतिभूतियों को खरीदेगी। यानी मार्केट में क्या है, मार्केट में अब प्रतिभूतियों को क्या करेगी, खरीदेगी। जब प्रतिभूतियों को खरीदेगी तो केंद्रीय बैंक क्या करेगी, पैसा देगी। कुछ भी चीज़ खरीदते हो तो बदले में क्या देते हो, पैसा देते हो। तो जब मार्केट में पैसा जाएगा तो तरलता बढ़ेगा मार्केट में तरलता आएगा तो वाणिज्य बैंकों के पास क्या आएगा, बहुत मुद्रा ज़्यादा आएगी। जब मुद्रा ज़्यादा आएगा तो मार्केट में क्या देगा, लोगों को ब्याज पर देगा, यानी कम ब्याज पर लोगों को पैसा मिलेगा। तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी। और जब मुद्रा पूर्ति बढ़ गई तो अपस्फीति की कंडीशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, संतुलन में आ जाएगी अर्थव्यवस्था। तो ये सारे मात्रात्मक दो हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया, बैंक रेट और कौन सा, अभी जो हमने डिस्कशन किया ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाएं। बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, इन्फ्लेशन, यानी अगर शायद काट दिया चैप्टर जो इंडियन इकोनॉमी वाले, उसमें इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसमें था शायद, इस बार ही काट दिया तो देखेंगे अगर होगा तो उसमें देखेंगे ये सारी जो इसकी जो ये सारी मॉनेटरी पॉलिसी में गिनते हैं। तो इसकी जो पॉलिसी है, आरबीआई की जो पॉलिसी है, ये इसलिए अपनाई जाती है कि मार्केट में मुद्रा पूर्ति को कम या ज़्यादा किया जा सके, यानी मुद्रास्फीति को संतुलन में रखा जा सके, ना ही बहुत ज़्यादा। अगर मुद्रा किसी भी वस्तु और सेवा की कीमत कम हो गई तो अपस्फीति होती है। अगर किसी वस्तु सेवा की कीमत क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है। खैर ये था पूरा, मैंने सोचा एक बार और दे देना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं इस पर अपने रेपो रेट पे। किस पे बढ़ते हैं, रेपो रेट। तो ये जैसे कि लिखा है यहाँ पे क्या, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट जो होता है ना सेम बैंक रेट होता है। जैसे बैंक रेट होता है ना, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट या बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई के द्वारा वाणिज्य बैंकों को क्या दिया जाता है, मुद्रा उधार दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बैंक दर। और सेम टू सेम चीज़ें क्या होती है, रेपो दर होती है। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि जो रेपो दर होती है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है,
शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। जैसे होता है ना, कभी कभी हमें क्या चाहिए, जल्दी कोई काम करना होता तो तुरंत ही क्या चाहिए, ऋण लेना होता है, उधार लेना होता है। तो जब वाणिज्य बैंकों को जब अल्पकाल के नहीं, कम समय के लिए जब ऋण मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेपो दर। और दीर्घकाल के लिए मिले तो उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना इसमें क्या लिखा है नहीं लिखा है, उससे ज़्यादा मतलब मत रखना, बस जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना। तो रेपो दर वह दर होती है जिस पर क्या, आरबीआई जिसको वाणिज्य बैंकों को मुद्रा अल्पकाल के लिए उधार देती है, उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है। यानी इसका मतलब है प्रतिभूति को खरीदेगी तो क्या देगा, पैसा देगा। तो इस पे ज़्यादा जाना नहीं है, बुक में जैसे लिखा था वैसे लिखा है मैंने, जो बोला है उस वर्डिंग पे जाना, तो उसको क्या कर लेना, नोट कर लेना, तो वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो वही सेम टू सेम कंडीशन है कि रेपो दर अगर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या होती है, रेपो दर बढ़ जाता है, तो क्या हो जाए, रेपो दर बढ़ जाए। रेपो दर का मतलब क्या होता है, अगर रेपो दर बढ़ गई, रेपो दर का मतलब क्या, अगर रेपो रेट बढ़ गया, यानी जो आरबीआई वाणिज्य बैंकों को जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है या उधार दे रहा है, उस पर क्या कर रहा है, ब्याज ज़्यादा ले रहा है। तो वही सेम टू सेम क्या होगी, जब बैंक रेट बढ़ जाता था, जब आरबीआई क्या करेगा, रेपो दर को बढ़ा देगा, तो वाणिज्य बैंकों के पास क्या हो जाएगी, जो पूंजी होगी उसकी लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर लागत बढ़ जाएगी तो मार्केट में साख की मांग बढ़ेगी या घटेगी, साख की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मार्केट में बाजार में साख की मांग कम हो जाएगी तो मुद्रा पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब मुद्रा पूर्ति जब कम हो गई तो इसका मतलब क्या है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाएगी। तो ये तीरों को समझने का प्रयास करना और जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने का प्रयास करना। तो ये जो कम है यानी वृद्धि है, ये जो नीचे है वो क्या है, कमी है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे कमी और वृद्धि भी लिख सकते हैं। और इसके अपोजिट में आओगे रेपो दर। रेपो दर क्या हो जाता है, कम, यानी अब वाणिज्य बैंकों को जो पैसा मिल रहा है आरबीआई से वो कम ब्याज पर मिल रहा है। तो जब कम ब्याज पर मिलेगा तो उनकी पूंजी की लागत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पूंजी की लागत घट जाएगी तो मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, साख का सर्जन करेंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा उधार देंगे कम ब्याज पर। तो मार्केट में मुद्रा की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मुद्रा की जब डिमांड बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, अपस्फीति, यानी जो अपस्फीति की कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा। यानी रेपो दर कम हुआ तो पूंजी की लागत कम हो गई, पूंजी की लागत कम हुई तो साख की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और साख की मांग बढ़ गई मार्केट में तो क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। और मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ गई तो क्या हुआ, अपस्फीति का नियंत्रण हो गया। अपस्फीति इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, ध्यान रखना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। और मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। यानी इसका मतलब अगर मार्केट में मुद्रा ज़्यादा है तो मुद्रा को अगर कम करना है तो कौन सी कंडीशन होगी, मुद्रास्फीति को कम करने वाली, यानी मुद्रा की पूर्ति को क्या करना पड़ेगा, कम। सिंपल सा समझना, मार्केट में मुद्रा जब बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, जब बहुत पैसा हो जाएगा तो चीज़ों की डिमांड क्या हो जाती है, चीज़ों की डिमांड नहीं, वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा या मुद्रा आ जाना भी ठीक बात नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, मुद्रा पूर्ति कम हुई तो मुद्रास्फीति नियंत्रण, और ज़्यादा हुई तो कौन सी कंडीशन, अपस्फीति का नियंत्रण करना पड़ता है। तो आपने शायद 9th या 11th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर पढ़ा हो तो देखा होगा, फ्रांस वगैरह में क्या होता है, फ्रांस या रशिया वगैरह में क्या था, कीमतें इतनी ज़्यादा कम हो गई थी वस्तु और सेवाओं की कि लोग झोला भर भर के, थैले भर भर के क्या करते थे, पैसा ले जाते थे और दुकानदार को पैसा देते थे। और उस बदले में क्या मिलता था उनको, एक एक ब्रेड, यानी ट्रकों में पैसा भर के ले जा रहे हैं, गाड़ियों में भर के ले जा रहे हैं, और बदले में क्या मिलता था, एक ब्रेड मिलता था। तो इसका मतलब है अगर मार्केट में सिर्फ पैसा ही पैसा आरबीआई छाप दे तो वो कंडीशन अच्छी नहीं होगी, या बहुत पैसा कम ही हो जाए, मार्केट से मुद्रा पूर्ति कम हो जाए तो वो भी कंडीशन अच्छी नहीं होगी। और मुद्रा अगर ज़्यादा है मार्केट में तो क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर मुद्रा कम है मार्केट में तो वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम। इसलिए क्या होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्या, रेपो रेट। अब ये है विपरीत रेपो रेट। क्या है, विपरीत रेपो रेट, समझना, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। थोड़े टर्म इंग्लिश में भी जानने का प्रयास कीजिए,
इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, देखो रेपो रेट क्या था, रेपो रेट का मतलब था जब आरबीआई अल्पकाल के लिए वाणिज्य बैंकों को मुद्रा उधार देती थी तो वो क्या था, रेपो रेट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो होता है ना, आरबीआई उधार दे रही है। इस रेपो रेट में, विपरीत रेपो दर में क्या होता है, जो एक बैंक होता है, वाणिज्य बैंक जो होता है ना, अपना पैसा रखते हैं किसके पास, आरबीआई के पास। और अपना पैसा जब आरबीआई के पास रखते हैं तो आरबीआई बदले में उनको क्या देता है, ब्याज देता है, टैक्स मतलब ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप हैं या मैं हूँ, हमारे पास पैसा है तो हम क्या करते हैं, पैसे को क्या कर देते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, डाल देते हैं। इससे क्या प्रभाव होता है कि बदले में हमें क्या मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये इस तरीके से ही समझना। वैसे ही वाणिज्य बैंक भी जो होते हैं ना, क्या करते हैं, आरबीआई में क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं, मुद्रा को जमा करते हैं, और उस पर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, विपरीत रेपो दर। तो देखना वही सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताया, वर्डिंग पे ध्यान देना, इस पर क्या लिखा है वो तो लिखा ही है, क्योंकि सारी चीज़ें इस पर नहीं आएंगी, तो वर्ड पे ध्यान देना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो विपरीत रेपो दर, विपरीत रेपो दर का मतलब क्या है, वह दर जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों का जमा स्वीकार करती है। यानी वाणिज्य बैंक कहाँ पर पैसा जमा करते हैं, आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं, और बदले में क्या देते हैं, उनको ब्याज देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। सिंपल सा है। वाणिज्य बैंकों के द्वारा जब किसको, केंद्रीय बैंक को या आरबीआई को क्या दिया जाता है, अपना पैसा जमा करवाया जाता है, उसके बदले में जो क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट, सॉरी विपरीत रेपो रेट। क्या बोलते हैं, विपरीत रेपो रेट। और सिंपल सा समझिए कि सपोज़ कीजिए जैसे आप हैं, आप बैंक में क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। तो अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट वहाँ से क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो आप वहाँ पे पैसा रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, रहने देंगे। उसी तरीके से होता है, अगर विपरीत रेपो रेट उनको क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, तो उस हिसाब से वो लोग भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो देखते हैं पहली कंडीशन क्या है, अगर विपरीत रेपो दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी अब बैंकों को, वाणिज्य बैंकों को जो आरबीआई से क्या मिल रहा है, ब्याज कम रेट पर मिल रहा है। तो ब्याज कम रेट पर मिलेगा तो वो क्या अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जमा करवाएंगे आरबीआई में, नहीं, वो क्या करेंगे, पैसे को मार्केट से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो पैसे को जब मार्केट से वो लोग निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिख रखा है विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर का मतलब क्या हुआ, जब विपरीत रेपो दर घट गई, यानी वाणिज्य बैंकों को जो पैसा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाणिज्य बैंकों द्वारा आरबीआई के पास कम कोष रखना। इसका मतलब है जो वाणिज्य बैंक होंगे, कॉमर्शियल बैंक होंगे, अब उनको वो क्या है, आरबीआई के पास पैसा कम रखेंगे, यानी अब क्या करेंगे, वो वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो जब वहाँ से पैसा निकाल लेंगे तो क्या होगा, आरबीआई द्वारा अधिक कोषों को सीआरआर के कोष के रूप में, सीआरआर के ये ऐसे ही, इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, बस इतना समझना, आरबीआई क्या करेगी, उसी मुद्रा को क्या करेगी, सीआरआर में कन्वर्ट करके उसका उपयोग करेगी। तो ये इस वर्ड पे बस इसको एक बार पढ़ लेना, इसको ज़्यादा देखना नहीं, बस इस पे ध्यान देखना है। जब वाणिज्य बैंकों ने आरबीआई से अपना पैसा निकाल लिया तो पैसा निकाल के वो किसको देगी, लोगों को देगी, कस्टमर को देगी पैसा। तो जब वो लोगों को या कस्टमर को पैसा देगी तो मार्केट में मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी या घटेगी, बताइए। मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी। और मुद्रा पूर्ति जब बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, अपस्फीति का क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। देखना, जब भी मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, अपस्फीति का क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक बार इसको भी बता देता हूँ, फिर एक बार इसको और बताऊँगा क्योंकि ये ज़रूरी है। देखो अब क्या है, विपरीत रेपो दर बढ़ गई, क्या हो गया, विपरीत रेपो दर बढ़ गया। इसका मतलब जो है, अब वाणिज्य बैंकों को आरबीआई से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो अब उनको जब ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, कहाँ से, आरबीआई से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, तो वो लोगों को पैसा क्या करेंगे, कम देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ रखेंगे, आरबीआई में रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब पैसा आरबीआई में रखेंगे तो मुद्रा की पूर्ति क्या होगी मार्केट में, यानी वाणिज्य बैंक जो मार्केट में मुद्रा को क्या है, कम देंगे ब्याज पर लोगों को, क्योंकि उनको लोन कहाँ, ज़्यादा पैसा कहाँ से मिल रहा है, ब्याज आरबीआई से मिल रहा है। तो जब उनको ज़्यादा पैसा आरबीआई से मिल रहा है तो मार्केट में मुद्रा पूर्ति कम हो जाएगी। तो जब मुद्रा पूर्ति कम हो गई तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की स्थिति है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये देखिए,
सिंपल। विपरीत रेपो दर क्या हो गई, बढ़ गई, यानी वाणिज्य बैंकों को अब ज़्यादा ब्याज मिल रहा है आरबीआई, तो आरबीआई के पास क्या करेंगे, अधिक कोष रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रखने का प्रयास करेंगे। और जब ज़्यादा रखेंगे तो आरबीआई द्वारा कम कोषों को सीआरआर कोष के रूप में प्रयोग करना, आरबीआई द्वारा कम कोष को सीआरआर के रूप में प्रयोग। इसको बस एक बार पढ़ लेना, सीआरआर अभी मैं जब यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना तभी ये चीज़ क्या आ जाएगी समझ में, बस इसको देख लेना। आरबीआई द्वारा कम कोष को क्या है, सीआरआर के रूप में प्रयोग करना। यहाँ पे ज़्यादा कोष ज़्यादा कोष को क्या कर रही थी, सीआरआर के रूप में प्रयोग, यहाँ पे कम कोष को सीआरआर कोष के रूप में प्रयोग। और बस इतना समझना, जब अधिक पैसा यहाँ पे रखेगी तो मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो जाएगा। तो ये कंडीशन रही है। इसका मतलब क्या है, सिंपल से एक बार और बता दे रहा हूँ। विपरीत रेपो दर का मतलब क्या होता है, विपरीत रेपो दर का मतलब होता है जब 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 क्या किया जाता है, विपरीत रेपो दर वह रेपो दर होती है जब वाणिज्य बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास पैसा क्या रखा जाता है, जमा करवाया जाता है, और उसके बदले में उनको जो ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, विपरीत रेपो दर। और विपरीत रेपो दर कम हुआ तो वाणिज्य बैंकों के पास कोष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कोष कम हो जाएगा। तो इसको बस अभी देख लेना, इसको अभी मत समझना। जब कोष कम हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, मुद्रा की पूर्ति वाणिज्य बैंक कहाँ पे डालेंगे, मार्केट में डालेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, अपस्फीति नियंत्रित हो जाएगी। और विपरीत रेपो दर जब बढ़ गई तो विपरीत रेपो दर बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है कि अब वाणिज्य बैंक अपना ज़्यादा पैसा कहाँ रखेंगे, आरबीआई के पास रखेंगे। और इसको भूल जाओ अभी और इतना रखो, जब ज़्यादा पैसा रखेंगे तो वाणिज्य बैंक मार्केट में मुद्रा पूर्ति कम करेंगे तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। अभी खाली इसको इतना ध्यान में रख लेना, अगर विपरीत रेपो दर बढ़ रही है तो आरबीआई क्या करेगी, ज़्यादा कोषों को क्या करेगी, सीआर कोष के रूप में उपयोग करेगी। और विपरीत रेपो दर क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगी, कम कोष को सीआरआर के रूप में प्रयोग करेगी। मैंने पहले ही बताया कुछ चीज़ें क्या हैं, हर चीज़ें समझी जाए वो भी क्या है, 99% चीज़ें समझ लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ समझ में नहीं आएंगी, आगे क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो बस इसको देख लेना ऐसे, और नंबर लाने हैं तो इसी तरीके से पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। और देख ही रहो आउटसाइडिंग नॉइज़ चल रही है तो बार बार वीडियो को रोकना पड़ जा रहा है, तो लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग भी क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। तो ये हो गया। उसके बाद पाँचवा आपका है नगद आरक्षित अनुपात। क्या है, नगद आरक्षित अनुपात, जिसको क्या बोलते हैं, सीआरआर। तो इसका इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखना, क्योंकि हिंदी में क्या, हिंदी में नाम बहुत सारे क्या कर देता है, चेंज कर देता है, लेकिन इंग्लिश में पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में भी करना लेकिन इंग्लिश में ज़रूर याद करना है, क्योंकि अगर इंग्लिश में याद होगा तो ये चीज़ें क्या आ जाएंगी समझ में। हिंदी में कुछ भी, हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में कभी भी देगा तो वो सीआरआर ही होगा, कैश रिजर्व रेशियो ही होगा। तो सिंपल से समझिए, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है। नगद आरक्षित अनुपात का मतलब ये होता है कि नगद आरक्षित अनुपात का मतलब होता है कि जैसे कि हर बैंक होता है, हर बैंक का मतलब क्या है, जो भी वाणिज्य बैंक होते हैं ना, उनको अपनी कुल जमाओं का कुछ निश्चित प्रतिशत जो है ना आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है। देखिए समझाता हूँ क्या है, सिंपल से समझिए। सीआरआर है, क्या है, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है प्रत्येक बैंक को, यानी प्रत्येक बैंक चाहे सरकारी हो, गवर्नमेंट हो, जो भी हो, प्रत्येक बैंक को क्या करना पड़ता है, अपनी कुल मांग जमाओं का एक न्यूनतम प्रतिशत किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास। इसका मतलब सपोज कीजिए जैसे कोई भी बैंक है, उसके पास 1000 रुपये, यानी टोटल लोगों ने वहाँ पे कितना पैसा जमा किया, 1000 रुपये जमा किया, और उसने 1000 रुपये जमा किया तो उसका कुछ निश्चित प्रतिशत, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, वो फिक्स होता है। वो कहाँ पे रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, और वो रखना ही पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। नाम में देखो कैश यानी कुछ न्यूनतम अमाउंट रिजर्व के तौर पर, यानी आरक्षित रूप में किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एक बैंक की कुल जमाओं का न्यूनतम अनुपात जिसे आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो सिंपल से समझना, प्रत्येक बैंक को अपनी कुल मांग जमाओं का एक न्यूनतम प्रतिशत किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। उसी को क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो उसको क्या है बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। तो वही सारी कंडीशन बस चलती रहेंगी। बस ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो एक भी कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो इस सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत आसान है, क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए अब क्या है यहाँ पे CRR क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। CRR क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। CRR बढ़ने का मतलब क्या है, नगद आरक्षित अनुपात बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो वाणिज्य बैंक है या वाणिज्य बैंक बोलिए जो बैंक है, उनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ पर रखना पड़ेगा, RBI के पास, क्योंकि RBI ने क्या किया, नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ा दिया। पहले न्यूनतम रख रहे थे, लेकिन अगर उसने बोला आप 100 रुपये में से आपको 4 रुपये नहीं रखने, आपको 10 रुपये रखने हैं या 20 रुपये रखने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक के पास पैसा कम हो जाए, जो प्रत्येक बैंक है उसके पास पैसा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो उसको है ज़्यादा पैसा कहाँ पर रखना पड़ेगा, केंद्र बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो जब केंद्र बैंक के पास ज़्यादा पैसा रखेगा तो वाणिज्य बैंक ज़्यादा साख या लोगों को ऋण दे पाएगा नहीं, तो मार्केट में ऋण क्या होगा, कम होगा। तो मार्केट में ऋण जब यानी उधार वाणिज्य बैंक या कह लीजिए या बैंक जब मार्केट में उधार कम देंगे तो क्या होगा, जब बैंक उधार कम देंगे तो लोग क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि कम दे रहे हैं लोन, और वो भी किस पे दे रहे हैं, हाई ब्याज पर दे रहे हैं। हाई ब्याज पर देंगे तो क्या होगा, लोग डिमांड कम कर देंगे। डिमांड कम कर देंगे तो मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मुद्रा की पूर्ति कम हो गई तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की जो स्थिति थी वो क्या हो गई, या मुद्रास्फीति की जो स्थिति थी वो क्या हो गई, नियंत्रित हो गई। तो यही सारी इसमें क्या है, राम कहानी। एक भी पकड़ लिया तो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो CRR जब बढ़ गया, यानी कि अब क्या है, एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया क्या है, पहले 4 रुपये रखना पड़ता था 100 रुपये में से, अब 10 रुपये रखना पड़ रहा है। जब अब 10 रुपये रखना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अब देखना इसमें क्या है, मांग जमाओं की एक दी हुई मात्रा के लिए नगद कोषों में क्या हो जाएगी, वृद्धि। इसका मतलब इसको एज इट इज़ पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स से पूरा शब्दों पर ध्यान देना। मैं तो सरल भाषा का इसलिए उपयोग करता हूँ ताकि क्या है, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन इसकी शब्दावली आपको समझनी पड़ेगी। मांग जमाओं की एक दी हुई मात्रा के लिए नगद कोषों में वृद्धि। नगद कोषों में वृद्धि का मतलब क्या है कि RBI के पास क्या हो जाएगा, नगद कोषों में क्या हो जाएगा, वृद्धि। यानी जितना भी पैसा था, पहले 4 रुपये जमा कर रहा था बैंक, अब 10 रुपये जमा कर रहा है। तो 10 रुपये जब बैंक जमा कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मांग जमाओं की एक दी हुई मात्रा नगद कोषों में क्या हो जाएगी, वृद्धि। किसके नगद कोषों में वृद्धि होगी, RBI के। और जब RBI के नगद कोष में वृद्धि होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वाणिज्य बैंकों के पास अब पैसा कम होगा, लोगों को उधार कम देगा, तो मुद्रा की पूर्ति मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मुद्रा की पूर्ति मार्केट में कम हो गई तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। और ये भी सेम टू सेम ये इसका ऑपोजिट है। इसमें अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि एक बार आप देख लोगे तो समझ जाओगे। यानी CRR क्या हो गया, कम हो गया। CRR कम होने का मतलब क्या है कि अब बैंकों को क्या है, RBI के पास कम पैसा रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा पैसा किस पे होगा, बैंकों के पास होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दे सकेंगे, कम ब्याज पर दे सकेंगे। तो मार्केट में क्या हो जाएगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई तो क्या होगा, अपस्फीति की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो देखिए, मांग जमाओं की एक दी हुई मात्रा नगद कोषों में कमी, इसको एज इट इज़ लिखना। नगद कोषों में कमी का मतलब क्या है, नगद कोषों में कमी का मतलब है अब केंद्रीय बैंक यानी RBI की नगद कोषों में क्या हो गई, कमी हो गई। तो किसके कोष में वृद्धि होगा, वाणिज्य बैंकों के। यानी मुद्रा पूर्ति में क्या हो गई, कमी। सॉरी यहाँ पे कमी लिख दिया, इसको कर लेना। मुद्रा पूर्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुद्रा पूर्ति जब ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या है, अपस्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। एक बार में चीज़ें ना समझ में आए तो बार बार पढ़ने का क्या कीजिए, प्रयत्न कीजिए। और ये कोई हंसी मजाक तो है नहीं कि हंसते हुए गाते हुए पढ़ा दिया जाए। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे अगर एग्ज़ाम वगैरह की भी तैयारी करोगे किसी का, या किसी से डिबेट करोगे, तो आगे भी क्या करना पड़ता है, सरकार किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें या प्राइवेट में भी कहीं जाएंगे तो इस सब्जेक्ट की क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो यहाँ पे क्या होंगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आप ऑनर्स वगैरह करना चाहें तो इस सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हैं, या कोई दूसरा ऑनर्स करते हैं तो उसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, एक JEE का सब्जेक्ट होता है जनरल इलेक्टिव, तो उसमें भी आप इकोनॉमिक्स को रख सकते हैं। और आपने 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स अगर अच्छे से पढ़ रखी है तो वो क्या करेगा, आपका ग्रेजुएशन में भी क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए क्या है, चीज़ों को समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। तो फिर छठा है आपका वैधानिक तरलता अनुपात। क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात।
SLR, SLR को बोलते हैं, इसको इंग्लिश में भी याद रखना, SLR को बोलते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो शब्द दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा वो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब क्या होता है कि हर बैंक को यानी प्रत्येक बैंक को क्या होता है कि कुछ निश्चित प्रतिशत ना अपने पास रखना पड़ता है। कुछ निश्चित प्रतिशत का मतलब ये है कि मान लीजिए बैंक पे क्या है 1,000 रुपये है, मान लीजिए बैंक पे कितना है 1,000 रुपये, तो बैंक क्या करेंगे अपने लालच के चक्कर में, लालच कह लीजिए या कुछ भी ब्याज के चक्कर में क्या करेंगे, उस अगर उन पे ये वाली कंडीशन ना लगाई जाए SLR की, तो वो क्या करेंगे हज़ारों रुपए क्या कर देंगे लोन पे दे देंगे ब्याज कमाने के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने पैसा जमा किया, हम लोग ATM में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या हम लोग पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए क्या है ये वाली कंडीशन लगाई गई है SLR की। SLR का मतलब क्या है, वाणिज्य यानी बैंक, वाणिज्य बैंक बोल लीजिए, हर बैंक को क्या है अपनी कुल मांग जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत क्या है अपने पास रखना पड़ता है तरलता के रूप में। यानी इसका मतलब है वो 1,000 में से 1,000 ब्याज पर नहीं दे देगी, 1,000 में से 900 रुपये ही ब्याज पर देगी और उसका कुछ परसेंट क्या है अपने पास रखेगी, ताकि अगर कोई डिमांड करने के लिए आए, पैसा निकालने के लिए आए, तो उसको क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। तो इसी को क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। तो यहाँ पे लिख भी दिया है, प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत, ध्यान रखना, तो हर बैंक के लिए अलग अलग हो सकता है, एक निश्चित प्रतिशत अपने पास तरल मतलब लिक्विडिटी, यानी जो हम पैसा निकालते हैं ना, मैंने बताया हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा है। तो तरल बोले तो लिक्विडिटी यानी जो कैश वगैरह निकालते हैं उसी को तरल बोलते हैं, तरल संपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। तो समझ रहे हैं ना क्या है कि सिंपल से समझना, वैधानिक तरलता अनुपात या SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये होता है प्रत्येक बैंक को अपने परिसंपत्तियों को एक निश्चित प्रतिशत तरलता के रूप में, किसमें निश्चित प्रतिशत तरलता यानी कैश के रूप में क्या करना पड़ता है अपने पास रखना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं SLR। और फिर वही दो कंडीशन, SLR अगर बढ़ गई, अगर क्या होगा बैंक क्या करेंगे अपने पास ज़्यादा पैसा रखेंगे। जैसे क्या SLR बढ़ा दिया जाए तो बैंकों के पास क्या हो जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी, और बैंकों के पास तरलता बढ़ गई तो मुद्रा पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देख रहे हो ना यहाँ पे क्या SLR यानी अब क्या है बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है, यानी अब उसको क्या है अपने पास ज़्यादा पैसा रखना है। अपने पास जब ज़्यादा पैसा रखेगी तो इसका मतलब क्या है वाणिज्य बैंकों के पास क्या होगा, कैश ज़्यादा होगा, लिक्विडिटी क्या होगी या तरलता ज़्यादा होगी। तो जब ज़्यादा पैसा होगा तो वो क्या कर सकती है, ज़्यादा पैसा क्या कर सकती है, मुद्रा पूर्ति, यानी मार्केट में क्या हो जाएगी, मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी, और मुद्रा पूर्ति बढ़ गई तो अपस्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन इसके बिल्कुल क्या है, विपरीत है, यानी अगर SLR कम हो जाए, यानी अब वो अपने पास पैसा कम रखेंगे तो यानी क्या है हो जाएगा, वाणिज्य बैंकों की तरलता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और तरलता में जब उन पे पास खुद ही पैसा नहीं है तो मार्केट में मुद्रा की पूर्ति क्या करेंगे, कम करेंगे, और मुद्रा की पूर्ति कम करेंगे तो अपस्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। तो ये सारी क्या थी, राम कहानी नहीं है, समझना है इसको, कहीं उसका पाठ नहीं चल रहा रामायण का, रामायण में भी सो जाते होंगे, या कोई पिक्चर नहीं चल रही है, बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करूँ, ठीक बनाने का प्रयास करूँ। तो इसको समझने का प्रयास करना कि क्या होता है, रेपो दर हो गया, यानी 6 इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े, कौन सा, बैंक रेट पढ़ लिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाएँ, तीसरा रेपो दर पढ़ा, विपरीत रेपो दर चौथा पढ़ा, 5वां कैश रिजर्व रेशियो पढ़ा, 6ठा हमने पढ़ा SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो ने वैधानिक तरलता अनुपात हमने पढ़ा। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट है कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये मात्रात्मक उपकरण आपके हो गए। आप जो हम पढ़ेंगे आज, खाली मैंने इसको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि बस समझेंगे कि गुणात्मक उपकरण क्या होता है। तो देखेंगे कि गुणात्मक उपकरण क्या होता है। गुणात्मक उपकरण का मतलब क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने समझ लिया पूरा का पूरा मात्रात्मक उपकरण। अब आज तो नहीं, खाली इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, जब नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा तो उसमें हम समझेंगे गुणात्मक उपकरण क्या होता है, और गुणात्मक उपकरण की ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, सीमांत आवश्यकता है, इसको मार्जिनल बोलते हैं, साख की राशनिंग होगी, नैतिक प्रभाव हो गए, मॉरल सुएशन करके इसको बोलते हैं। तो खैर इसको हम बाद में समझेंगे, तो खाली इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। गुणात्मक, ये मात्रात्मक था, यानी मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही थी, मुद्रा की पूर्ति
कम हो रही थी। लेकिन गुणात्मक उपकरण में क्या होगा, ये कुछ ऐसे प्रभाव डालेगा, जैसे हम समझेंगे सीमांत, साख और नैतिक प्रभाव। तो ये देखेंगे कुछ ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है, मतलब कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में किया जाता है जिससे मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। तो सिंपल से समझना, जो साख नियंत्रण के जो गुणात्मक उपकरण होते हैं यानी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यह हर क्षेत्र में नहीं होता, अर्थव्यवस्था के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में क्या है, इनका उपयोग किया जाता है ताकि मुद्रा की पूर्ति का क्या किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। और गुणात्मक उपकरण के क्या होते हैं, 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला क्या होगा, सीमांत आवश्यकताएं, दूसरा हो गया साख की राशनिंग, तीसरा हो गया नैतिक प्रभाव। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख भी दिया है, ये थोड़ा सा मिट गया है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना अपना। तो लिख दिया है मैंने, जो अर्थव्यवस्था के यानी गुणात्मक उपकरण से, साख के गुणात्मक उपकरण से अभिप्राय यह है कि जो अर्थव्यवस्था के चयनात्मक क्षेत्र यानी कुछ चॉइसेस एरिया यानी कुछ क्षेत्रों में ही चयनात्मक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और ये उपकरण अर्थव्यवस्था के चुनिंदा क्षेत्रों में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और इसके 3 उपकरण होते हैं, सीमांत आवश्यकताएं, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव। तो ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर। तो ध्यान से बस इतना ध्यान रखना, साख नियंत्रण क्या होता है, साख नियंत्रण का मतलब होता है, साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण का मतलब होता है, गुणात्मक उपकरण से अभिप्राय ये है जो अर्थव्यवस्था के एक चयनात्मक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है और अर्थव्यवस्था में कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में क्या करता है, मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयोग करता है। इसके 3 उपकरण है, सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव। तो ये वाला जो डिस्कशन है, तो ये इन तीनों को हम समझेंगे अगले लेक्चर में। और एक क्वेश्चन और बच जाएगा आपका कि रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर है, उसको भी हम समझ लेंगे। नहीं, 2-3 क्वेश्चन और रह गए। और एक चीज़ और कि आपकी जो बुक होगी उसमें हॉट्स क्वेश्चन भी होते हैं। हॉट्स ऐसे बॉक्स में बना होता होगा क्वेश्चन, यहाँ पे हॉट्स लिखा होता होगा। हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में क्या है, जो बॉक्स में बने रहते हैं इनसे ही बनते हैं, तो उनको भी क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। एक आध क्वेश्चन वहाँ से भी क्या है बन जाता है। सारी मेहनत सोचोगे, वैसे तो मैं सारी मेहनत कर दूंगा, लेकिन सब कुछ सोचोगे 100% टीचर करवा दे वो भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले 100% तब तक नहीं होगा जब तक क्या आप चीज़ों को खुद से नहीं पढ़ेंगे। तो आपका महाभारत अगर आपने थोड़ा बहुत भी जानते हो तो महाभारत में कौन था, अर्जुन था। कौन था, अर्जुन था। और अर्जुन के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य थे। तो अर्जुन के जो और भी उसके साथी थे तो वो लोग जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। तो जब वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो वो जाकर पूछते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि अर्जुन जो है इतना बड़ा धनुर्धर है और हम लोग उतने बड़े धनुर्धर नहीं है, जो आपने पढ़ाया है उतना तो हमने भी पढ़ा है, तो हम अर्जुन के जैसा क्यों नहीं बन पाए। तो जानते हो द्रोणाचार्य क्या जवाब देते हैं, द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अर्जुन को मैंने केवल जितना सिखाया है वो उतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ है, उसने अपने तरफ से भी क्या किया है, प्रयास किया है, इसलिए आज जाके वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बना हुआ है। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो है ही, लेकिन अपनी तरफ से भी क्या लगाइए, एफर्ट्स लगाइए। तो ये था क्या हमारा आज का लेक्चर। और ये जो कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं वैसे तो ठीक है, आप ले लेना, सही है सारी चीज़ें। इसका स्क्रीनशॉट क्या कर लेना, आप ले लेना। और ये इंग्लिश भी साथ साथ में क्या कर लेना, ले लेना। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और थोड़ी सी आउटसाइडिंग नॉइस आए तो प्लीज़ उसको क्या करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसको क्या करें, थोड़ा सा इग्नोर करें। और मेहनत पसंद आ रही हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को बताइए। इससे क्या होगा, उन्हें भी लाभ, आपके साथ साथ उन्हें भी लाभ मिल सके। और थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।